काफी स्टूडेंट की डिमांड पर लेकर आ चुके हैं आपके लिए प्रत्यक्षता कक्षा 11 सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स की एक वन शॉट वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इस वीडियो को पढ़ाने के बाद मैं दावे के साथ कहता हूं प्यारे स्टूडेंट इससे बाहर एग्जाम में बिल्कुल ही नहीं आने वाला। तो एग्जाम से पहले इस वीडियो को पूरा जोर देकर जाना है अगर एग्जाम में धुआं धुआं कर आना है, ठीक है। इसलिए हमने लिखा हुआ है सभी महत्वपूर्ण टॉपिक, इससे बाहर कुछ नहीं। वन शॉट में ये महत्वपूर्ण चैप्टर आप कवर कर लेने वाले हो इस 20 से 22 मिनट की वीडियो में, ठीक है। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। जिस तरह हमने तरंग चैप्टर, सरल आवर्त गति चैप्टर, उष्मा गति की चैप्टर, अब इसकी बारी है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और जो बच्चे ने हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर अभी हमारे साथ जुड़ जाए। तो चलिए अपने आज का ये वीडियो स्टार्ट है। तो पैराशूट प्रतिष्ठा आखिर होती क्या है, ठीक है। क्या यही होती है अगर हमने इस रबड़ को खींचा और छोड़ दिया तो ये वापस क्या हो गया, जैसे था वैसे आ गया। जी हाँ, इसी को ही प्रतिष्ठा कहते हैं। यानी कि अगर किसी वस्तु पर आपने ऐसा बल लगा दिया जो वस्तु का हुलिया बिगाड़ दे, आकृति बिगाड़ दे, लेकिन वही बल अगर आपने हटा लिया ना, वही बल आपने लगाया फिर हटा लिया तो वस्तु वापस उसी तरह आ जाए ना, तो इसी को ही हम प्रतिष्ठा यानी इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं सिंपल शब्दों में, ठीक है। तो वही हमने लिखा, अगर किसी वस्तु पर हमने क्या किया, एक बल लगाया, ठीक है, उस बल को लगाया तो वस्तु का क्या हुआ, आकृति बदल गया। लेकिन जैसे ही हमने उस बल को हटा दिया ना तो वस्तु प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। तो इसे ही प्रतिष्ठा कहते हैं, ठीक है। अब उस बल को ही हम क्या बोलते हैं ना, विरूपक बल बोलते हैं, जो डिफॉर्म कर देता है बॉडी को ही, पूरा खराब कर देता है, लेकिन हटाने पर वापस आ जाता है उसी तरह बॉडी। जिन जिन वस्तुओं में यह गुण पाया जाता है प्रतिष्ठा का, वह उन वस्तुओं को हम प्रत्यास्थ वस्तु कहते हैं। जैसे रबड़ का डोरी हो गया, हमने आपको दिखाया, और एक स्प्रिंग हो गया, आपने देखा होगा, स्प्रिंग को दबाया फिर छोड़ा तो वापस स्प्रिंग क्या होता है, उसी तरह हो जाता है जिस तरह वो रहता है। अब इसी में आपके आते हैं दो चीजें, एक हो गया आपका प्रतिबल और एक हो गया आपकी विकृति, जो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो आइए इसे भी देख लेते हैं, आखिर ये प्रतिबल क्या है, विकृति क्या है, ठीक है। तो आपने भी गौर किया होगा सर, आपने जैसे ही क्या किया, इस पे विरूपक बल लगाया, ठीक है, यहां पर बल लगाया, छोड़ा तो वापस उसी तरह हो गया, लगाया छोड़ा तो वापस उसी तरह हो गया। आखिर ये इस तरह वापस क्यों हो जा रहा है, क्या इसको वापस जो बीच इसके विपरीत दिशा में कोई ऐसा बल कार्य कर रहा है जो इसको वापस खींचकर उसी तरह कर दे रहा है, ठीक है। जी हाँ, वह बल लगता है और वो दिखता नहीं है, वो आंतरिक बल होता है जो विपरीत दिशा में लगता है। जब आप किसी वस्तु पर क्या करते हो, विरूपक बल लगाते हो ना, तो अपने आप अंदर की दिशा में, आंतरिक दिशा में एक बल लगने लगता है, जिसके कारण वस्तु वापस उसी तरह हो जाता है, ठीक है। तो प्रतिबल भी कुछ नहीं है, वही आंतरिक बल। प्यारे बच्चों, अगर एकांक क्षेत्रफल पर कार्य कर रहा है ना तो उसी को हम प्रतिबल कहते हैं, यानी एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला आपका आंतरिक प्रतिक्रिया बल जो दिख नहीं रहा है लेकिन लग रहा है, तो उसी को ही हम प्रतिबल कहते हैं। बल जो लग रहा है विपरीत दिशा में और कितने क्षेत्रफल में लग रहा है, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, प्रतिबल बोलते हैं। और प्रतिबल को हम सिग्मा से भी दिखाते हैं, सिंबल, ठीक है। चलिए अब विकृति क्या हुआ, विकृति भी आपको पता चल गया होगा कि सर आकृति में जो बदलाव हो जा रहा है, आकृति में जो परिवर्तन हो रहा है ना, उसी को ही विकृति कहते हैं। किसी वस्तु को मार धोड़ धाड़ के इस तरह खराब कर दिए तो कई स्टूडेंट कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि यार इतना मस्त हमारा पदार्थ था, आपने उसको विकृत कर दिया, मतलब कि खराब कर दिया, चिथड़ा उड़ा दिया, ठीक है। तो विकृति इंग्लिश में बोले तो स्ट्रेन बोलते हैं। आखिर ये क्या है, जब हम क्या करते हैं, विरूपक बल लगाते हैं तो आकार अथवा रूप में जो भिन्नात्मक परिवर्तन होता है ना, इसी को ही हम विकृति कहते हैं। का रॉड है, ठीक है, रॉड का लंबाई आपका L है, आपने क्या किया, इधर की ओर क्या किया, एक बल लगा दिया, बोले तो विरूपक बल। जी हाँ, जो वस्तु का हुलिया बिगाड़ दे उसी को विरूपक बल कहते हैं। हमने बल लगाया तो वस्तु क्या होगी, थोड़ा सा खिंचाकर, पैरोस्टेंट पहले इतना थी L लंबाई की, लेकिन थोड़ा और बढ़ गई डेल्टा L, तो ये क्या हो गया, वस्तु की लंबाई में परिवर्तन किया। और इसी परिवर्तन को अगर आप भिन्न रूप में लिखोगे, यानी कि पैरोस्टेंट कितना परिवर्तन किया वो, और पहले कितना था L, और इसी को हम क्या बोलते हैं ना, विकृति बोलते हैं सिंपल शब्दों में, ठीक है। कितना लंबाई में परिवर्तन हुआ बटे में प्रारंभिक लंबाई, विकृति कहलाती है, सिंपल, ठीक है। एग्जामिनर जो सालों से पूछ रहा है हुक का नियम पैरोस्टेन, ये कुछ है नहीं, ये कुछ भी नहीं है, बस एक छोटा सा है पैरोस्टेन जो बच्चों को डराता है बार बार। हुक क्या करते हैं ना पैरोस्टेन, प्रतिबल एवं विकृति का अध्ययन करते हैं, प्रतिबल को अच्छे से समझते हैं, विकृति को अच्छी तरीके से समझते हैं, इसका ग्राफ वगैरह बनाते हैं, ठीक है। और हमारी तरह जस्ट ये देखते हैं कि यार रबड़ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रतिबल लगा रहे हैं एकांक क्षेत्रफल पर,
प्रतिबल लग रहा है, और जैसे ही प्रतिबल बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, विकृति भी बढ़ती जा रही है। देखो पहले क्या था, हमारा इस तरह रबड़ था, हम क्या कर रहे हैं, प्रतिबल को बढ़ा रहे हैं, प्रतिबल को बढ़ा रहे हैं, तो विकृति भी बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है। बोले तो आकार में जो परिवर्तन है देख रहे हो ना, प्रतिबल बढ़ते जा रहा है तो विकृति भी बढ़ते जा रही है। तो यहाँ से इनको यह पता चला कि यार प्रतिबल कुछ नहीं, विकृति के समानुपाती होता है, लेकिन एक सीमा के अंदर होता है जिसे प्रत्यस्थता की सीमा बोलते हैं। अब इसका टेंशन मत लो यार, प्रत्यस्थता की सीमा क्या होता है अभी हम आपको समझा देंगे, लेकिन ये मेन आप याद रखो कि हुक ने क्या किया, विभिन्न प्रत्यास्थ वस्तु ली, हर चीज का अध्ययन किया, विरूपक बल लगाया, विकृति वगैरह का अध्ययन किया, और बाद में निष्कर्ष यह निकाला कि प्रत्यस्थता की सीमा के अंदर अगर किसी वस्तु पर हम प्रतिबल लगाते जाए तो हमेशा उसका जो विकृति है ना वो बढ़ता जा रहा है, यानी प्रतिबल और विकृति सदैव समानुपाती होते हैं। यही आपका क्या है, हुक का नियम है और कुछ नहीं है सिंपली, ठीक है। लिख सकते हैं प्रतिबल समानुपाती होता है विकृति का, और जैसा ही ये साइन हटा ना एक कांस्टेंट हमेशा लग जाता है, और इस कांस्टेंट को कहाँ पर आता है, ये कांस्टेंट हमारा कहाँ पर आया सर, प्रत्यस्थता चैप्टर में आया। जी हाँ, इसी कांस्टेंट को हम प्रत्यस्थता गुणांक कहते हैं, सिंपल, ठीक है। और हमने आपसे कहा ना इन्होंने ग्राफ वगैरह का भी अध्ययन किया, तो इन्होंने जो ग्राफ इन्होंने बनाए क्रिएट किया वो ग्राफ कुछ इस प्रकार का था, ठीक है। और यहाँ के बारे में आपको समझा दे, जी हाँ काफी बच्चे ग्राफ को, जी हाँ बहुत ही आसान ग्राफ है। क्या ग्राफ में बताया गया है बस कि ए से लेके बी तक उन्होंने देखा कि जब हम प्रतिबल बढ़ाते जा रहे तो विकृति भी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा, दोनों का अनुपात कांस्टेंट है, ठीक है। इसलिए पेरिस्टेंट यहाँ से यहाँ तक के बीच में, ए से लेके बी तक में बीच में पेरिस्टेंट आपका क्या है, प्रतिबल विकृति के समानुपाती है। लेकिन बी से लेके सी तक में, बी से लेके सी तक में ये आपका समानुपाती नहीं होता है। क्यों समानुपाती होता है, नहीं होता है, क्योंकि देखो स्लोप यहाँ पर गड़बड़ा गया है, यहाँ पर स्लोप कांस्टेंट है लेकिन यहाँ पर स्लोप अगर आप देखोगे तो भाई घटता जा रहा है। इसी को अगर हम आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करें तो ये कुछ इस प्रकार देखने को आपको मिले। कहीं भी आप इस तरह का ढाल देखोगे तो आपको यहाँ पर स्लोप देखो कुछ अलग दिखेगा, यहाँ पर स्लोप देखो कुछ अलग है। स्लोप आपका जब नियत नहीं है ना तो प्रतिबल और विकृति भी आपका दोस्तों समानुपाती नहीं होगा, ठीक है। तो यहां से ग्राफ से ही उन्हें पता चला कि भाई हर समय नहीं बल्कि एक सीमा होती है किसी चीज की, सीमा होती है किसी चीज की, और उसी को प्रत्यस्थता की सीमा उन्होंने कहा, यानी कि वह सीमा जिसमें प्रतिबल आप विकृति के समानुपाती होता है, इसी को ही हम प्रत्यस्थता की सीमा कहते हैं। और उसके बाद अगर आप देखोगे दोस्तों कहीं पर भी समानुपाती नहीं है प्रतिबल एवं विकृति, तो प्रत्यस्थता की सीमा क्या हुई, वह सीमा जिसमें आपका प्रतिबल विकृति के समानुपाती है पेरिस्टेंट, उसी सीमा के अंदर दोस्तों यह नियम आपका दिया गया है कि इसी सीमा के अंदर यह नियम आपका सत्य है। अगर प्रत्यस्थता की सीमा अगर आप यहाँ पर नहीं लिखता ना स्टूडेंट तो यह नियम ही गलत होता सरासर, और रिजेक्ट कर देता ये नियम पेरिस्टेंट केंद्र विद्यालय, ठीक है। तो प्रत्यस्थता की सीमा का कितना बड़ा खेल है स्टूडेंट्स कि अगर ये नहीं होता तो ये नियम आपका वायलेट ही नहीं होता, क्योंकि प्रत्यस्थता की सीमा के अंदर ही पेरिस्टेंट आपका प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है, तब यहां से प्रत्यस्थता गुणांक का मान आता है, ठीक है। इसमें भी जब आप पढ़ोगे ना तो जो बात होगी ना वो प्रत्यस्थता की सीमा के अंदर ही होगी। तो समझ में आ रहा है ना खेल, मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है ना, तो बस यही हम चाहते हैं। आइए स्टूडेंट ज़्यादा देर नहीं करते, अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। तो आइए देखते हैं यंग प्रत्यस्थता गुणांक। और प्रत्यस्थता गुणांक का दर्शन तो हमने आपको अभी कराया कि प्रत्यस्थता गुणांक क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर अभी भी कराया प्रत्यस्थता गुणांक, ये यानी कि अगर कांस्टेंट का मान आप निकालना चाहो तो ये क्या है, प्रतिबल। जी हाँ, प्रतिबल आपका जो है वह, एवं इसके नीचे क्या ला दो आप, विकृति को ला दो, ठीक है। तो प्रत्यस्थता गुणांक क्या है, प्रतिबल बटे में विकृति को कहते हैं। लेकिन टॉपिक क्या है हमारा, यंग प्रत्यस्थता गुणांक, ठीक है। इसमें क्या लग जाता है, अनुदैर्ध्य की बात करते हैं, यानी कि यंग का मतलब है लीनियर। लीनियर में आप दोस्तों प्रतिबल देखोगे, लीनियर में आप देखोगे विकृति, एक छड़ एक तार की जब हम बात करेंगे, ठीक है। लीनियर मतलब कि फिजिक्स में इसको अनुदैर्ध्य भी बोलते हैं, यानी कि आप लिख देना किसी भी वस्तु में उत्पन्न अनुदैर्ध्य प्रतिबल। जी हाँ, क्या लिखा है, अनुदैर्ध्य वाला बात हो रहा है, यानी लीनियर एक सीधी तार के लिए बात कर रहा है पेरिस्टेंट, ठीक है। अनुदैर्ध्य प्रतिबल व अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को हम यहाँ पर यंग प्रत्यस्थता गुणांक बोलेंगे किसी भी पदार्थ का। और ये सब खेल आपका किस में होगा, किस सीमा के अंदर होगा, प्रत्यस्थता की सीमा के अंदर, ठीक है। तो बस यंग प्रत्यस्थता गुणांक आप लिख देना, जिसको y से डिनोट करते हैं अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। यानी कि अगर हमने दोस्तों एक तार लिया, उसी के लिए यह है आपका यंग प्रत्यस्थता गुणांक। एक तार हमने ले लिया,
ठीक है। इस तार में हमने क्या किया पहले स्टूडेंट, एक विरूपक बल लगाया, ठीक है। और विरूपक बल लगाने के कारण इस तार का मान लो थोड़ा सा लंबाई स्टूडेंट्स आपका क्या हो गया, बढ़ गया, पहले L था, ठीक है। तो यहाँ पर अपने आप जब ये काम हम करेंगे तो अपने आप एक क्या होगा, प्रतिबल लगेगा, अंदर ही अंदर आंतरिक बल एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला दोस्तों बल ही आपका प्रतिबल कहलाता है। यानी मान लो इसका क्षेत्रफल A है तो इसके अंदर एक आंतरिक बल लगेगा, आंतरिक बल लगेगा जो हमें दिखेगा नहीं, और आंतरिक बल जो लग रहा है स्टूडेंट्स वह एवं जितने क्षेत्रफल पे लग रहा है वो यही आपका प्रतिबल हुआ। क्लियर। अब बात करेंगे अनुदैर्ध्य विकृति की। तो अनुदैर्ध्य विकृति क्या हुई, कितना लंबाई में परिवर्तन हुआ बटे में पहले कितना लंबाई था ये, और इसी को सॉल्व करोगे ना तो आपका F/A डेल्टा L और ये ऊपर L आ जाएगा, बाकी सब आपका सेट हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, यंग प्रत्यक्षता गुणांक का व्यंजक आ गया, ठीक है। और कई बार एग्जाम में पूछता है इसका मात्रक बताओ, इसका मात्रक बता दो क्या है, इसका विमीय सूत्र क्या है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें आपको आता ही होगा, हम क्या टाइम वेस्ट करें इसमें, ठीक है। मात्रक निकालना है तो सबका मात्रक यहाँ पर रख दो, ठीक है। अगर आपको मात्रक हम बता दें क्या होगा, मात्रक आ जाएगा न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि भाई मीटर से मीटर गया तो न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। और विमीय सूत्र आप निकाल लेना, ठीक है। छोटी छोटी चीजें आपको आती होगी और हमने सिखा भी रखा है चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले एक वायरल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको कराना चाहते हैं जो एग्जाम में हर साल आपको पूछा जाता है। एग्जाम में क्या है कि स्टील रबड़ से ज़्यादा प्रत्यास्थ क्यों होता है। अभी हमने आपको रबड़ का एग्जाम्पल दिया, जबकि रियलिटी में आपका स्टील, जी हाँ, स्टील आपका सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थ होता है, रबड़ से भी ज़्यादा होता है। लेकिन क्यों होता है इसका कारण आपको पता है। कई बच्चे सोचते हैं कि रबड़ सर खींचते तो बहुत लंबा खिंचाता है, मतलब कि यही प्रत्यास्थ सबसे बढ़िया है, लेकिन वास्तव में स्टील आपका सबसे बढ़िया होता है, क्योंकि भाई रबड़ को खींचोगे तो बहुत ज़्यादा खींचा जाएगा, लेकिन स्टील को आप खींच पाओगे ज़्यादा, थोड़ा सा खींचोगे छोड़ोगे तो खट्ट से जैसे था वैसे हो जाएगा। यानी कि ये आप स्टील क्या हो रहा है ना, तुरंत जैसे था वैसे हो जा रहा है। पस्ता का गुण क्या होता है, प्रत्यस्थता का गुण होता है कोई वस्तु कितना जल्दी अपने प्रारंभिक स्थिति में आ जाता है, ठीक है। और स्टील सबसे जल्दी आता है अपने प्रारंभिक स्थिति में, जब आपको उसको थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा करोगे खट्ट से अपने आप जैसे था वैसे हो जाएगा। जबकि रबड़ में खींचे तो बहुत लंबा खिंचाएगा, छोड़े तो भाई साहब एक सेकेंड थोड़ा बहुत तो लगेगा, लेकिन उससे कम स्टील में लगेगा। प्रत्यस्थता का मापन दोस्तों हम प्रत्यस्थता गुणांक की सहायता से भी करते हैं। वैज्ञानिकों ने कहा अगर आपको पता करना है कोई वस्तु कितना अधिक प्रत्यास्थ है तो आप प्रत्यस्थता गुणांक उसका लिखो, ठीक है। आया कि स्टील का जो प्रत्यस्थता गुणांक है वह अधिक होता है, इसलिए हम ये क्या है, अधिक प्रत्यास्थ वस्तु है रबड़ से भी, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंटली हमने आपको बताया जो होता है एग्जाम में साइंटिस्ट वगैरह डिसाइड करते प्रत्यस्थता गुणांक निकाल कर, और डेली लाइफ में आप देखिएगा कि स्टील आपका अपने प्रारंभिक स्थिति में रबड़ से भी जल्दी आ जाता है, ठीक है। उसके बाद इस चैप्टर का लास्ट एंड सबसे आसान टॉपिक वह है आपका पॉइजन अनुपात क्या होता है। सच में पसंद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करके जाइएगा सर मजा आ गया, ठीक है, क्योंकि हम आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना कि रटाने की, ठीक है। तो पॉइजन अनुपात क्या है सर, ये क्या, जी हाँ एक अनुपात, लेकिन कौन सा अनुपात है ये हमें बस ध्यान रखना है कि आपको इतना तो पता है कि तार को जब हम लंबाई बढ़ते हैं तो उसकी मोटाई भी धीरे धीरे कम होती है। जैसे अभी हमने क्या लिया था, रबड़ लिया था, अब रबड़ को हम खींच रहे थे तो इसकी देखो ये कितना पतला होता जा रहा है, यानी कि लंबाई बढ़ी तो उसकी मोटाई भी घट गई। मोटाई बोले तो उसका जो क्रॉस सेक्शन है ना उसका त्रिज्या क्या होता है, कम होता जाता है। जैसे यहाँ पर हम ड्रॉ कर दे रहे हैं, ये पहले क्या है, मान लो एक वस्तु है, एक तार है मान लो एक लोहे का, अगर हम इसको खींच देंगे तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन इसकी साथ ही साथ क्या हो जाएगी, थोड़ा सा इसका त्रिज्या जो है वो आपका थोड़ा सा कम हो जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना ज़्यादा आपका मोटा है, लेकिन जैसे ही हमने इसको खींच दिया थोड़ा सा क्या हो गया, त्रिज्या इसकी कम हो गई। यानी कि त्रिज्या में जो कमी होती है एवं प्रारंभिक त्रिज्या का अनुपात को हम पार्श्विक विकृति कहते हैं। पार्श्विक मतलब कि साइड से जो कमी आई, साइड बाय साइड जो कमी हुई वो ये होता है, ठीक है। और विकृति तो आप सभी को पता है क्या होता है, हमारा डेल्टा L अपॉन में L होता है, ये केवल लंबाई की बात करता है। और जब इन्हीं दोनों का अनुपात ले लेते हैं ना तो परसेंट आपका क्या कहलाता है, पॉइजन अनुपात कहलाता है सिंपली, ठीक है। यानी कि पार्श्विक विकृति जो आपकी साइड से कमी हो रही है वो एवं जो आपकी लंबाई में कमी हो रही है वो, इन दोनों का अनुपात आपका पॉइजन अनुपात कहलाता है। एग्जाम में डायरेक्ट लिख कर आ जाइएगा। इसका मात्रक कुछ नहीं होता, इसका विमीय सूत्र आप देखोगे तो m की पावर भी 0, L की पावर भी 0 एवं T की पावर भी 0 होता है। और ये विकृति एवं
पार्श्व विकृति दोनों का विमित सूत्र सेम होता है। ठीक है, तो बस आप परिभाषा याद रखो, विमित सूत्र आपका हो गया, मात्रक हो गया, ये सब वगैरह तो एग्जाम में आप कर लीजिएगा, हमने सिखा रखा है कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ये रहा पूरा चैप्टर, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने करा दिया आपको में जो हमने आपको पढ़ाया, इन सभी का पीडीएफ के रूप में नोट्स वगैरह भी आपको हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से क्लिक करिए, बेहतरीन तरीके से जो हमने बताया सबका नोट्स आपको मिल जाएगा नीचे लिंक पर। ठीक है, और जी हाँ, जाने से पहले इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक आप जरूर करिएगा और किसी न किसी एक स्टूडेंट को आप जरूर शेयर करें। पैरोशन आपका एक शेयर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हर एक बच्चे को फायदा पहुंचे, ये हमारा मोटिव है। तो एक शेयर अवश्य करिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो वेट क्यों कर रहे हैं, अभी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए, ताकि आपको क्लास 11th हो या फिर क्लास 12th हो, दोनों से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस इस चैनल पर हमेशा मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपके एग्जाम के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और जिन्होंने अभी तरंग का चैप्टर नहीं पढ़ा है भाई, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, यहाँ पर क्लिक करिए और क्लियर 5 से 10 नंबर क्लियर कर लीजिए।